हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन के अपने लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के बारे में पढ़ा था। यानी कि कौन सी एजेंसी हैं जो राष्ट्रीय लेवल यानी कि नेशनल लेवल पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एनसीईआरटी, एनयूपा वगैरह इन सभी के बारे में पढ़ा था, एनसीटीई के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में राज्य स्तर पर कार्य करने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन सी एजेंसी ऐसी हैं जो स्टेट लेवल पर कार्य करती हैं। ठीक है, किसी प्रदेश में कार्य करती हैं जो भी एजेंसी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग एससीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। और एससीईआरटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की फुल फॉर्म सेम है। ठीक है, बस क्या है कि वहाँ पर नेशनल लग जाता है एन से, और यहाँ पर एस से स्टेट लग जाता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में से कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रीय हो जाता है और यहाँ पर राज्य हो जाता है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, वही कार्य एससीईआरटी द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है। ठीक है, जो भी कार्य एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर करती है, तो वही काम एससीईआरटी क्या करती है? राज्य के स्तर पर करती है। और एससीईआरटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में, और इसके 20 साल बाद यानी कि 1981 में एससीईआरटी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि एससीईआरटी की स्थापना कहाँ पे हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। यह राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है? तो राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था है जो किससे संबंधित है? एससीईआरटी। तो ये स्कूल शिक्षा जो विभाग है उससे संबंधित होती है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। तो यही काम आपको पता है कि एनसीईआरटी भी करती है, लेकिन वो क्या करती है? राष्ट्रीय स्तर पे करती है, लेकिन राज्य स्तर पे कौन करेगा? तो एससीईआरटी करेगी। और वही सेम काम है। क्या काम है? तो पाठ्यक्रम तैयार करना, जो सिलेबस वगैरह है बच्चों का 1 से लेके 12 तक या और क्लासेस के जो हैं, सिलेबस तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना, जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लाना, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। तो ये सारे कार्य एससीईआरटी के हैं। अब एससीईआरटी के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक है, और एससीईआरटी के कार्य क्या हैं? तो पहला है कि विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्माण करना। ठीक है, सिलेबस तैयार करना, जो विभिन्न क्लासेस हैं उनका। उसका सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, जो हम लोग एसओपीटी पढ़े थे, याद होगा आपको सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग टीचर्स के लिए। तीसरा है कि शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करना, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनका मार्गदर्शन करना, उनके लिए नई नई पॉलिसीज़ लाना। ठीक है, फिर वहाँ पर उन्हें बताना कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होगी अब। ठीक है, जो भी सिलेबस वगैरह बदलता है तो उसकी जानकारी देना। तो ये सारे एससीईआरटी के कार्य हैं। फिर है कि प्रादेशिक शैक्षिक अनुसंधान कार्य, मतलब जो भी रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं, उनका आयोजन कराना भी एससीईआरटी का ही काम है। फिर है कि विषय अध्यापक के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करना। ठीक है, जो टीएलएम जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसका निर्माण करने का कार्य होता है एससीईआरटी का। ठीक है, कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इसकी पूरी तैयारी वो करते हैं कि कैसे टीचर पढ़ाएँगे। अगर टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं तो किस टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उपलब्ध कराना उन्हें। फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षक संस्थानों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, जितने और राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी एससीईआरटी का होता है, ताकि आपस में ये लोग लड़े ना। ऐसा ना हो कि सभी के इंटरेस्ट आपस में भिड़ जाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए समन्वय का कार्य भी एससीईआरटी का होता है। ठीक है, तो सिंपल से कार्य हैं इसके, चाहे आप एनसीईआरटी की याद कर लेना, चाहे एससीईआरटी की याद कर लेना, सेम ही कार्य है। ठीक है, दोनों में लिख सकते हैं आप। तो विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का तैयार करना, सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करना, प्रादेशिक शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान के कार्य करना, ठीक है, विषय अध्यापक के लिए शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम का निर्माण करना, और राष्ट्रीय शिक्षक संस्थानों में समन्वय स्थापित करना। तो ये सारे कार्य किसके हैं? एससीईआरटी के हैं। अब एससीईआरटी की अधीनस्थ इकाइयाँ देख लेते हैं, मतलब कई सारे विभाग हैं जो एससीईआरटी के अंडर में कार्य करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, सीधा-सीधा पूछ लेता है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सही आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है, कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सीधा-सीधा है कि प्रयागराज में है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 1 नंबर में इनके बारे में लिखने में भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि एससीईआरटी की कौन-कौन सी अधीनस्थ इकाइयाँ हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है राज्य शिक्षा संस्थान। ठीक है, तो राज्य शिक्षा संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तक लेखन, मॉड्यूल तैयार करना,
शिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना एवं शोध, ठीक है, ये सारे कार्य किसके होते हैं? तो राज्य शिक्षा संस्थान के होते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। और इसका कार्य क्या है? तो प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक स्तर है, उसका पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य जो होता है, वो राज्य शिक्षा संस्थान का होता है। ठीक है, इसके साथ-साथ जो पाठ्य पुस्तक लेखन का कार्य है, मॉड्यूल तैयार करने का कार्य है, ठीक है, ट्रेनिंग कार्यशालाओं का आयोजन करने का जो कार्य है, ठीक है, रिसर्च का जो कार्य है, वो सारे कार्य किसके हैं? राज्य शिक्षा संस्थान के हैं, जो कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो पहली अधीनस्थ इकाई ये हो गई। दूसरी जो अधीनस्थ इकाई है वो है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ठीक है? तो इसमें विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं। ये भी आपकी प्रयागराज में स्थित है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। विज्ञान एवं गणित की पाठ्यपुस्तक तैयार करना, गणित को सरल, रोचक, बोधगम्य एवं प्रभावी बनाने की युक्तियों का विकास करना तथा प्रतिवर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना। तो ये सारे कार्य किसके हैं? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है कि गणित और जो विज्ञान है उसकी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, ठीक है, उसका सिलेबस पहले तो डिसाइड करना, उसके बाद उसकी पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, फिर उसे कैसे गणित को और सरल, रोचक बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है, तो उन युक्तियों को ढूँढना, ठीक है, फिर उसे अप्लाई करना। और जो हर साल क्या होता है कि विज्ञान प्रदर्शनी जो होती है उसका आयोजन करने का कार्य भी इसी का होता है। ठीक है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का कार्य होता है कि प्रतिवर्ष जो भी विज्ञान प्रदर्शनी लगती है उसका आयोजन करना। तो ये भी आपके प्रयागराज में स्थित है। फिर जो तीसरी अधीनस्थ संस्था है वो है आंग्ल भाषा शिक्षक संस्थान। ठीक है, ये भी प्रयागराज में स्थित है और आंग्ल भाषा से मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी भाषा पे फोकस करते हैं। कक्षा 3 से लेकर 8 तक की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों के लिए अधिगम सामग्री का विकास करना, उनके लिए ट्रेनिंग जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं? आंग्ल भाषा शिक्षक संस्थान के होते हैं। जैसे अभी क्या है कि जो दीक्षा पोर्टल चलाया गया है इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, डाल दिया गया है ताकि टीचर्स जो हैं पहले वो खुद अंग्रेजी सीखें, ठीक है, उसके बाद वो बच्चों को सिखाएँ। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं अंग्रेजी से संबंधित वो भी आंग्ल भाषा शिक्षक संस्थान उसकी व्यवस्था करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना ताकि जो टीचर्स हैं वो अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त कर सकें और उसके बाद बच्चों को भी दक्ष कर सकें। फिर जो नेक्स्ट अधीनस्थ संस्था है वो है मनोविज्ञान शाला। इसके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, ये प्रयागराज में स्थित है। बालक-बालिकाओं की समस्या के समाधान हेतु निर्देशन एवं परामर्श देना, ये इसका कार्य होता है। फिर है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन कराना, बलाघाट जैसी पत्रिकाओं का आयोजन कराना, उनका प्रकाशन कराना, ठीक है? तो ये सारे कार्य किसके हैं? मनोविज्ञान शाला के। तो मनोविज्ञान शाला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय। ठीक है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है और आगरा में स्थित है। ठीक है, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में और आगरा में। इसमें क्या है कि सिटी नर्सरी ट्रेनिंग के साथ-साथ अन्य सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन करना। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि जो ये किसका आयोजन करते हैं? तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनका आयोजन करते हैं ताकि जो बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं उनको सही से पढ़ाया जा सके, कैसे उन्हें डील करना है, कैसे उन्हें पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट जो अधीनस्थ संस्था है वो है राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो आपकी 2 जगह स्थित है, रामपुर में और प्रयागराज में। याद रखना ये कहाँ-कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रामपुर में और प्रयागराज में। 2 वर्षीय डीपीएड प्रशिक्षण के साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें एक कोर्स कराया जाता है, जैसे हम लोग डीएलएड कर रहे हैं वैसे इसमें होता है डीपीएड करके। ठीक है, 2 साल का होता है। इसमें क्या करते हैं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं, उनको खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? तो खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो प्रशिक्षण हुआ जाता है, जो ट्रेनिंग हुई जाती है, ठीक है, वो इसमें दी जाती है। ठीक है, याद रखना राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर और प्रयागराज में स्थित है। फिर जो नेक्स्ट अधीनस्थ संस्था है वो है आपकी राज्य हिंदी संस्थान, जो कि आपकी बनारस में स्थित है यानी कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ये याद रखना 1 नंबर में पूछा जा चुका है। हिंदी एवं संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का विकास, हिंदी व संस्कृत भाषा से संबंधित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये सारे किसके कार्य हैं? तो राज्य हिंदी संस्थान के ये कार्य हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का अलग-अलग संस्था बना रखी है, जैसे इंग्लिश के लिए आंग्ल भाषा की बना रखी है, विज्ञान के लिए तो है ही विज्ञान की संस्था, ठीक है, विज्ञान और गणित के लिए। और वैसे ही हिंदी और संस्कृत के लिए क्या है कि राज्य हिंदी संस्थान जो है वो आपका बनारस में स्थित है। तो इसकी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनका कैसे विकास किया जा सकता है, ठीक है? हिंदी व संस्कृत भाषा से संबंधित जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, उनका आयोजन करना, जो कार्यशालाएँ लगती हैं, ठीक है? उनका आयोजन करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं? राज्य हिंदी संस्थान के होते हैं, ठीक है? जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। तो इतनी अधीनस्थ संस्थाएँ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान शाला जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है? इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? कि मनोविज्ञान शाला प्रयागराज के बारे में बताइए। ठीक है? तो इसके बारे में और इसके कार्य पूछे जाएँगे तो उनके बारे में हम जान लेते हैं।
तो मनोविज्ञान प्रयागराज में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 1947 में प्रयागराज में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी संस्तुति पर की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 1947 में प्रयागराज में मनोविज्ञान जो शाला है उसकी स्थापना की गई, ताकि बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध की जा सकें। ठीक है, उपलब्ध कराई जा सकें। यह मंडल स्तर पर कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में मनोविज्ञान शाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मंडल स्तर होता है उस पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें जो यूपी में जो मंडल हैं उसमें 10 मंडलों में ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अभी 10 मंडल हैं जहाँ पर मनोविज्ञान शाला है, जिसमें लखनऊ, आगरा, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर और फैजाबाद। ठीक है, तो ये सारे मंडल हैं जहाँ पर मनोविज्ञान शाला स्थित है। ठीक है, तो मनोविज्ञान शाला मंडल स्तर पर कार्य करती है। ये उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अब मनोविज्ञान शाला के कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, पहला निर्देशन सेवाएं प्रदान करना इसका कार्य है। ठीक है, आपको याद होगा कि सेकंड सेमेस्टर में जो हमने परामर्श और निर्देशन पढ़ा था, तो निर्देशन के अंदर हमने मनोविज्ञान शाला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डाइट के बारे में पढ़ा था। तो यही है कि ये निर्देशन सेवाएं प्रदान करती है मनोविज्ञान शाला। कैसा निर्देशन? तो व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, सारे प्रकार के जो निर्देशन है वो मनोविज्ञान शाला प्रोवाइड करती है। दूसरा कार्य है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारियों के चयन में मनोवैज्ञानिक सलाह देना। ठीक है, तो कई सारे जो विभाग होते हैं राज्य सरकार के हों चाहे वो केंद्र सरकार के हों, ठीक है, जिसमें क्या कर किया जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनका चयन किया जाता है। तो उसमें ये लोग मनोवैज्ञानिक सलाह किससे लेते हैं? तो मनोविज्ञान शाला से लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तीसरा कार्य है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए आवश्यक उपकरण, प्रश्नावली आदि का निर्माण करना, जैसे भाटिया बैटरी है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, बाल विकास में पढ़ा है कि जो परीक्षण होते हैं इनका निर्माण करने का कार्य किसका होता है? तो मनोविज्ञान शाला का होता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, चाहे वो भाटिया बैटरी हो, चाहे वो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण हो, तो इन सभी का निर्माण करने के लिए आवश्यक जो उपकरण होते हैं, प्रश्नावली होती है, उसका निर्माण कौन करता है? तो मनोविज्ञान शाला करती है। फिर लास्ट कार्य जो है वो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का निर्माण करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन करना, ये सारे कार्य किसके हैं? तो ये भी मनोविज्ञान शाला के हैं। और कई सारी पत्रिकाओं का भी ये प्रकाशन करते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान शाला। और विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे कार्य किसके हैं? मनोविज्ञान शाला के हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बारे में, यानी कि पीएनपी, जैसे शॉर्ट में हम कहते हैं। कई बार आपने नाम सुना होगा, फॉर्म वगैरह फिल किया होगा तो पीएनपी कई बार सुना होगा आपने, या टेट वगैरह देंगे तो भी आप पीएनपी सुन लेंगे। ठीक है, तो परीक्षा नियामक अधिकारी इसकी फुल फॉर्म होती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एग्जामिनेशन इसे कहते हैं। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इंग्लिश में, और शॉर्ट में से पीएनपी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य को देखते हुए इस विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं यूपी के नाम से 1872 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो बहुत पहले इसकी स्थापना हो गई थी। क्यों हुई थी? ताकि प्रदेश में क्या किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, मतलब निरंतर उसमें सुधार की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसे सुधार किया जा सके। तो इस उद्देश्य को देखते हुए इस विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं यूपी के नाम से 1872 के आसपास की गई थी। ठीक है, यूपी बोर्ड के गठन से पूर्व प्रदेश की समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व जो था वो इसी विभाग पर था। ठीक है, मतलब यूपी बोर्ड का जब गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं होती, शैक्षिक परीक्षाएं होती थी यूपी में, तो उसका उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पीएनपी पर ही थी। गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अध्यापकों को शिक्षित करने हेतु शासन ने समय समय पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है, तो कई सारी जो संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना की गई समय समय पर, ताकि जो अध्यापक हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे और अच्छा बनाया जा सके। तो इसलिए कई अनेक संस्थाओं की स्थापना की, तथा उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षा कार्य इस विभाग को दे दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी ट्रेनिंग का उनका जो कार्यभार होता है वो पीएनपी को दे दिया गया, तुम इन्हें ट्रेनिंग दो। ठीक है, ताकि ये सही से चीज़ों को सीख पाए और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो और बढ़ सके, अच्छी हो सके। वर्ष 2006 से इस विभाग को पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे पीएनपी कब से कहा जाने लगा? तो 2006 से इसे पीएनपी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो पीएनपी के बारे में आप क्या लिखेंगे कि प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य को देखते हुए इस विभाग की जो स्थापना है
वो रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी, ठीक है? यूपी बोर्ड का जब तक गठन नहीं हुआ था, उससे पहले प्रदेश की समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का आयोजन का जो उत्तरदायित्व था, वो इसी विभाग पर था, ठीक है? गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु शासन ने समय-समय पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की और उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जो प्रशिक्षु अध्यापक थे, उनकी परीक्षा का कार्य इसी विभाग को दे दिया गया। जैसे हम लोग जो प्रशिक्षु हैं, जो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो परीक्षा कार्य होगा, जो परीक्षा लेना और ठीक है, एग्ज़ाम पेपर जो सेट करना, ये सारे पीएनपी का ही कार्य है। तो अब टेट वगैरह आप देखते होंगे, वो पीएनपी ही कराती है। अब अलग विभाग की स्थापना कर दी गई, तो पीएनपी पहले कराती थी, ठीक है? और वर्ष 2006 से इस विभाग को पीएनपी के नाम से जाना जाता है, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पीएनपी के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। पीएनपी के कार्य देख लेते हैं, तो पहला है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना, यानी कि यूपी टेट जो है, उसका आयोजन कराना, टेट का आयोजन कराना किसका कार्य है? पीएनपी का है। दूसरा कि डीएलएड प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही, ठीक है, तो डीएलएड से संबंधित जितनी भी कार्यवाही होती है, वो किसका कार्य है? पीएनपी का कार्य है। तीसरा कि बीटीसी, बीएलएड प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही, ठीक है, तो बीटीसी सेम ही चीज़ है, अब डीएलएड कर दिया गया उसे। तो बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड जितने भी हैं प्रशिक्षण संबंधी, तो ये सारे कार्य किसमें आ जाते हैं? तो ये पीएनपी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है कि दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षा मित्रों की परीक्षा का आयोजन करना भी किसका कार्य है? पीएनपी का कार्य है। ठीक है, जो दूरस्थ माध्यम से कर रहे हैं, जैसे इग्नू वगैरह आपने सुना होगा दूरस्थ माध्यम में आता है। तो इसके माध्यम से जो भी शिक्षा मित्र मतलब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी परीक्षा का आयोजन करना भी पीएनपी का कार्य है। फिर है एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा कराना, ठीक है? तो ये भी कार्य किसका है? पीएनपी का है, ताकि जो पास होंगे तो उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी, ठीक है? तो एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा कराना भी किसका कार्य है? पीएनपी का कार्य। तो ये सारे पीएनपी के कार्य हैं, इन कार्यों को याद कर लेना। हो सकता है 2 नंबर में पीएनपी के बारे में लिखने को आएगा, तो आपको पीएनपी के बारे में लिखना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि 2006 से इसका नाम पीएनपी पड़ गया है, ठीक है? इसकी जो स्थापना थी, वो पहले रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी, ठीक है? और उत्तर प्रदेश बोर्ड का जब तक गठन नहीं हुआ था, उससे पहले जितनी भी शैक्षिक परीक्षाएँ होती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो पीएनपी के ऊपर ही थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, फिर उसके कार्य लिखने हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।